गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 9वीं क्लास का हमारा लेसन है परमाणु की संरचना। उसका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे, हमारा आज का टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दैट इज एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड। देखिए, इससे पहले हमने जो मॉडल पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो आपको ध्यान होगा, हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा था। हमने पढ़ा उसमें कुछ कमियां रह गई। कमी क्या थी? सबसे मुख्य कमी क्या थी? विशेषता की बात भी करते हैं। विशेषता ये थी थॉमसन के मॉडल की कि वो जो परमाणु की उदासीनता है, जो न्यूट्रल बिहेवियर है, उसकी व्याख्या बहुत सही ढंग से समझा पाया। लेकिन उस समय परमाणु की संरचना को समझाने के लिए बहुत सारे अन्य प्रयोग भी हो रहे थे। जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, वो उन प्रयोगों के जो परिणाम थे उसके हिसाब से वो सही नहीं बैठ रहा था। तो महसूस हुआ दुनिया को कि एक नए मॉडल की आवश्यकता है, और थॉमसन की मॉडल में जो कमियां रह गई, जो सीमाएं थी, उसको दूर करने का प्रयास किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो उन्होंने दुनिया के सामने एक नया मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया। तो वो हमारे पास है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए उन्होंने क्या किया इस पूरे मॉडल में। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक प्रयोग किया सबसे पहले। इसको हम रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली और उससे जो है एक सोर्स, जो रेडियोधर्मी स्रोत था, उससे आने वाली अल्फा किरणों को उस सोने की पन्नी से टकराया। और फिर उसके बाद जो विकिरण टकरा, सोने की पन्नी से जब वो विकिरण टकराए, तो उसके बाद उन्होंने जो प्रेक्षण किया कि देखा भी क्या हुआ, कहाँ कहाँ से किरणें गुजरी हैं, कैसा उनका व्यवहार रहा है, उन सभी के आधार पर उन्होंने एक परमाणु का मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स यही समझेंगे कि प्रयोग क्या था। प्रयोग में उन्होंने क्या क्या प्रेक्षण किए, उस प्रेक्षण से क्या निष्कर्ष निकला, और उस निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने कौन सा परमाणु मॉडल दिया। और फिर अंत में बात करेंगे कि परमाणु मॉडल देने के बाद भी क्या इस परमाणु मॉडल में कुछ कमी रह गई, यदि रही तो फिर वो क्या थी, और फिर हम देखेंगे कि उस कमी को दूर करने के लिए क्या कोई नया मॉडल प्रस्तुत हुआ। ये सब चीज़ें जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड के उस प्रयोग की। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यानी अगर मैं इसको हम थोड़ा और सरल तरीके से समझते हैं इसको, क्या था परमाणु मॉडल, मैं इसको समझाता हूँ, फिर आप प्रयोग समझ लीजिए। प्रयोग समझ में आपको आएगा तो फिर आपको सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखिए उसने क्या किया रदरफोर्ड ने एक रेडियोधर्मी स्रोत लिया, यानी कि एक रेडियोधर्मी स्रोत था यहाँ पे। इसमें से रेडियोधर्मी स्रोत कौन सा होता है? कोई भी ऐसा तत्व जिसमें से रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो उसने किन किरणों को लिया? अल्फा किरणों को। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ये अल्फा किरणें हैं। इसको हम, इसका सूत्र जो है वो हम इसको इससे निरूपित करते हैं। और इस पर यहाँ ध्यान रखिए, इस पर +2 धनावेश होता है अल्फा किरणों पर। यानी जो अल्फा किरणें हैं जो निकली थी, जिसका प्रयोग रदरफोर्ड ने किया था, उन पे +2 चार्ज होता है, यानी कि 2 धनावेशित चार्ज होता है। अब ये जो अल्फा किरणें निकल रही हैं, इसको एक पतली स्लिट से गुजारा गया, और ये अल्फा किरणें जो हैं वो इस प्रकार से गई, और यहाँ से निकलकर यहाँ पे एक सोने की पन्नी रखी हुई थी। ये क्या थी? ये थी हमारे पास सोने की पन्नी। पन्नी समझते हैं आप, जैसे एल्युमिनियम की होती है, बिल्कुल पतली, जो जिस पे आप रोटियां लपेटते हैं, खाना लपेट सकते हैं उसके अंदर। तो वैसी ही पन्नी जो एल्युमिनियम की आपने देखी होगी, वैसी सोने की पन्नी जो है वो ली, और ये अल्फा किरणें जो इससे टकराई। अब अल्फा किरणें ऐसे ही, इनको आप देख नहीं सकते हैं। तो अल्फा किरणें टकराने के बाद जब निकली तो इनको एक पर्दे पर लिया गया, और वो पर्दा किसका बना हुआ था? जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड का बना हुआ पर्दा था। क्योंकि ये क्या करती किरणें जो हैं, इस स्क्रीन, वैसे तो आप अल्फा किरणों को देख नहीं सकते, लेकिन वो क्या करती हैं, जो किरणें हैं वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ निशान छोड़ देती हैं। तो उस निशान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अल्फा किरणें यहाँ से गुजरी हैं। तो ये हमारे पास रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था। इसको दोबारा समझते हैं क्या है। रदरफोर्ड ने एक रेडियोधर्मी पदार्थ लिया जिसमें से अल्फा किरणें निकाली की। अल्फा किरणें, ध्यान रखिए, इस पर धनावेश होता है, +2 चार्ज होता है। इनको टकराया गया सोने की पन्नी से। अब सोने की पन्नी से टकराने के बाद जो विकिरण उसको टकराकर बाहर निकला, या जो वो उसको लिया गया एक जिंक सल्फाइड ZnS के पर्दे पर, क्योंकि अल्फा किरणों को अदरवाइज हम देख नहीं सकते हैं। तो जब वो वहाँ से निकली तो उन पर्दे पर उनको निशान को देखकर ये पता किया गया कि जो किरणें कहाँ कहाँ से गुजरी हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या था, अगर हम बात करें अब रदरफोर्ड की, तो अब जो ये प्रयोग किया गया तो रदरफोर्ड ने, अब इसको देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा प्रयोग सिर्फ एक परमाणु को लेकर बनाया गया। वहाँ पे सोने की पन्नी थी। अगर मैं आपको बताऊँ, सोने की पन्नी में तो बहुत सारे परमाणु होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक परमाणु को लिया गया है। मैंने जो आपको चीज़ बताई थी, अगर आपको यहाँ पे ध्यान है, तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से सोने की पन्नी है। सोने की पन्नी जैसे ये थी, तो इसमें बहुत सारे परमाणु थे इस प्रकार से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केवल एक ही परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं कि अगर एक परमाणु में से गुजरा तो क्या स्थिति थी। तो यहाँ पे आगे जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा हुआ था। तो उसने जो प्रयोग किया उससे 3 प्रेक्षण जो है वो सामने आए। तो 3 प्रेक्षण क्या सामने आए?
अब उसने देखा कि जो ये अल्फा किरणें देख लीजिए, अल्फा लिखा हुआ अल्फा कण है, तो अल्फा विकिरण जो है आप देख रहे हैं अधिकतर जो अल्फा किरणें थी, ये परमाणु है एक, अधिकतर जो अल्फा किरणें थी वो बिना टकराए कहीं यहाँ वहाँ मुड़े, वो सीधी ही निकल गई परमाणु की उस सोने की पन्नी में से। यानी सोने की पन्नी में क्या थे, सोने के परमाणु थे, तो सोने के परमाणु थे तो उसमें से अधिकतर अल्फा किरणें जो हैं वो बिना टकराए सीधी ही निकल गई। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकतर भाग जो है वो खाली है, क्योंकि अगर उसमें कुछ होता तो टकराकर वो दाएं बाएं मुड़ती, तो लेकिन ये तो इसमें ये पता लगा कि वो जो किरणें हैं वो अधिकतर जो परमाणु का भाग है वो खाली है। दूसरी बात, बहुत कम ऐसी अल्फा किरणें थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि टकराने के बाद एक किसी विशेष कोण पर मुड़ गई। जैसे कि देखो अधिकतर तो ये सीधी निकल गई, ये भी सीधी निकल गई, ये भी सीधी निकल गई, ये भी सीधी और ये भी सीधी। तो बहुत कम अल्फा किरणें थी जो टकराने के बाद जो एक विशेष कोण पर मुड़ गई। और विशेष कोण पर क्यों मुड़ी, क्योंकि अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश था, +2 धनावेश था। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से अगर कुछ चीज विचलित हो रही है, इसका मतलब यहाँ सेंटर में भी कौन सा आवेश हुआ, धनावेश हुआ। तो इसका चूंकि एक विशेष कोण पर मुड़ गई, क्योंकि अगर ये दोनों चार्ज अलग अलग होते तो दोनों के बीच में आकर्षण होता, लेकिन ये क्या होगी, विचलित हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु का जो केंद्र है उसके केंद्र में भी कौन सा आवेश है, धनावेश है। तो ये धनावेश जो केंद्र था इसी को बाद में केंद्रक कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि न्यूक्लियस की या केंद्र की खोज किसने की परमाणु के, तो उत्तर है रदरफोर्ड। अब तो ये दूसरा निष्कर्ष निकला। पहला निष्कर्ष था कि अधिकतर अल्फा किरणें सीधी निकल गई, दूसरा निष्कर्ष था कि जो कुछ अल्फा किरणें हैं वो किसी विशेष कोण से विचलित हो गई, और तीसरा जो हमारे पास है कि बहुत उससे भी कम अल्फा किरणें ऐसी थी, अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे, जो यहाँ से आई और टकराकर वापस मुड़ गई। इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का जो अधिकतर भाग है वो केंद्र में ही इकट्ठा हुआ है। तो ये 3 प्रेक्षण किए। पहला प्रेक्षण क्या था कि अधिकतर अल्फा किरणें बिना टकराए सीधा निकल गई, इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकतर भाग जो है वो खाली है। दूसरा क्या है, बहुत कम अल्फा किरणें थी जो केंद्र से गुजरी और एक विशेष कोण पर विचलित हो गई, इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का केंद्र जो धनावेशित है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये था कि उससे भी कम अल्फा किरणें थी जो टकराकर वापस लौट आई, इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का जो अधिकतर द्रव्यमान है वो केंद्र में ही इकट्ठा हो रखा है। तो इन्हीं 3 प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, वो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिए पॉइंट के केंद्रक, परमाणु के केंद्रक की जो खोज थी वो रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, और ये जो न्यूक्लियस जिसको आप केंद्रक कहते हैं परमाणु का, उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो ये परमाणु मॉडल क्या था वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।